नमस्कार। द स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के वरिष्ठ संपादक, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब, जिनको देखते हुए हम लोग पत्रकारिता में आगे भी बढ़े, हमारे वरिष्ठ भी रहे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज महागठबंधन की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया सर। तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। इस घोषणा को आप किस तरह से देखते हैं सर? अभी तक तो सिर्फ सीएम की बात की जा रही थी, उन्होंने तो डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है। देखिए, ये महागठबंधन का बाउंसर है। और एक तो है भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से एनडीए में। उसने वो पहले ही हिट विकेट हो गई जब इन्होंने कहा कि विधायक दल के नेता जो है नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। जी। यानी कि नीतीश जी उनके चॉइस नहीं है, या नीतीश जी भी एक चॉइस हो सकते हैं। तो इसमें जो महागठबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई ये लोग एक नहीं है, एक दूसरे पर मारामारी कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। तो मैं आज कहूंगा कि आज जो तारीख 23 तारीख है, वो आज पूरी तरह से महागठबंधन के नाम रहा है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां की, जी। वो तो लगा कि एक बहुत बड़े नेता के रूप में हर बिंदु पे उन्होंने जो अपना एजेंडा भी दिया, धावा भी बोला, और वही शालीनता से सब चीज रखा। और अपना इमेज भी जो है बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सभी जातियों के बारे में बात किया, सब A to Z की बात की। और बहुत ही क्या कहें कि एकदम अनुशासन में रह के, और बड़े ही एक मेच्योर नेता के रूप में आज वो उभरे। जी। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, किस तरीके से वो लालू यादव की परछाई से अब आगे निकले थे, उन्होंने पूरा अपनी पार्टी को लीड किया। अब भी हम तमाम सर्वे में देख रहे थे कि तेजस्वी यादव जनता की, बिहार की जनता की सबसे पहली पसंद थी, सबसे ऊपर उनका नाम आता था। फिर ये उन्हें घोषित करने में देरी क्यों की गई सर? और क्या इस देरी ना की जाती तो महागठबंधन के लिए और बेहतर होता? देखिए, इसके दो जवाब हैं। जी। या तो इनकी कोई अंदरूनी रणनीति हो कि भाई जरा हो हल्ला हो जाने दो, सब तरह के सवाल खड़े हो जाने दो, अपने अपने सब कैंडिडेट उतार लो, वो सब कर लो ताकि एनडीए को संभलने का मौका ना मिले। इस बीच में ये भी हो गया कि नीतीश जी, नेतृत्व तो है उनका, लेकिन उनमें मोदी जी का भी साथ नेतृत्व है, मुख्यमंत्री के लिए वो नहीं रहे। तो अंत में आए तो एक स्ट्रेटजी हो सकता है कि सब हो जाए, फिर इनको संभलने का मौका नहीं दो। अगर अभी भी नीतीश जी का चेहरा घोषित होता है, किया जाता है मजबूरी में, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज होगा, वो एक रणनीतिक चूक हो चुकी है। इस बीच में ये तेजस्वी का नाम आया है, तो ये बहुत ऐन मौके पर इन्होंने चौका मारा है। एक बात तो ये है। दूसरा, कि महागठबंधन में ये बात सही है आपकी कि महागठबंधन में जो द्वंद्व था वो एक एक चीज को था कि 8 महीने से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरी हुई थी या पूरे बिहार में प्रविष्ट करने का प्रयास कर रही थी, तो वो इसका एक टकराव चल रहा था कि इनको कितनी सीटें मिले, कितना सीट हम मांगे, कितने पे सेटल करें। और जब तक वो सेटल नहीं होता तब तक हम मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को नहीं मानेंगे। अब लगता है कि मोटे तौर पर इनका दोनों चीज सुलझ गया है। या लेकिन इतना जरूर कहना पड़ेगा कि फिर भी पूरा नहीं सुलझा है। 10-12 सीट, 5 सीट, 8 सीट रह ही जाएगा। सर, एक चीज जी। जानना चाहूंगा कि कृष्णा अल्लावरू बिहार पहुंचे थे इस बार प्रभारी बन के। और जब वो पहुंचे थे तभी से ये कहा जाने लगा था कि कुछ कुछ दूरी आ रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके के कारण जो है बातचीत उतनी स्मूथ नहीं रही। कांग्रेस भी चाहती है कि अपना खोया हुआ ग्राउंड वापस ले, लेकिन ये चुनाव महागठबंधन की दृष्टि से बहुत अहम था। तो आज अल्लावलू, कृष्णा अल्लावलू साहब जो है वो सामने मंच पर नहीं दिखाई दिए, वो बगल में थे। तो ये सब भी कुछ पिक्चराइज जिस तरह की फोटो आती है, इनसे भी कोई राजनीतिक संकेत निकलता है? क्योंकि कुछ लोगों को मैं सुन रहा था कि जिस कुर्सी पर उन्हें ऊपर बैठना था उनकी पट्टी भी लगी हुई थी, लेकिन वहां पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैठे। देखिए, ये लोग देर से आए दुरुस्त आए। हाँ। और कृष्णा अल्लावरू का एक 1 पॉइंट मिशन भेजा गया था उनको बिहार में कि बिहार में कांग्रेस को की री एंट्री आप कराइए। तो वो उसी लिहाज से काम कर रहे थे।
और वो इस मामले में बहुत सफल भी हुए कि हर दिन कोई कांग्रेस की चर्चा होती रही। बिल्कुल। दरअसल पिछले 35 साल से 30 साल से आप कहें तो कांग्रेस पार्टी दिन बर दिन खराब होती जा रही थी बिहार में। और उसका कारण यही था कि ये आरजेडी के गोद में बैठे हुए थे। आरजेडी बढ़ती चली गई, जितना भी बढ़ी घटी भी, तो उस हिसाब से कांग्रेस भी घटी, बढ़ी तो कांग्रेस भी बढ़ी। तो वो वाला हिसाब था जहां पिछलग्गू एक नाम मात्र के पार्टी रह गए थे, आपका सिर्फ कंकाल बचा था। तो उसमें जो है जान भरने का प्रयास कृष्णा बलरू जो नाम है उनका, उनके जरिए हुआ है। इस बात को तो हम मानेंगे। तो यही सब कारण था जिसके वजह से टकराव रहा। मुझे क्या लगता है, आपने अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्यान दिया होगा, जरूरी दिया होगा, जी। कि दो तीन लोगों की बात से, जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे दीपांकर हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे खुद तेजस्वी के, इन लोगों की बातों से या राजेश राम की बातचीत से ये लगा कि ये लोग इसको राष्ट्रीय चुनाव से जोड़ रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ रहे हैं। वोट चोरी का भी मुद्दा वहां पर आया, हर तरह के मुद्दे लाए गए। तो बिहार का चुनाव सिर्फ लोकल नहीं हो करके, हमको लगता है इसी दृष्टि से जो राष्ट्रीय एंगल देने का प्रयास महागठबंधन ने किया, उसी को लेकर कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि भाई बड़ी चीजों के लिए आपको कुर्बानी देने पड़ते हैं। तो ठीक है, कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अब वक्त है कि भाई अगर आगे की बड़ी लड़ाई लड़नी है तो इस लड़ाई के लिए अपनी जान लगाइए और इस लड़ाई में कुर्बानी दीजिए। सर आज इसलिए हमको लगता है, इसीलिए लगता है कि अशोक गहलोत पहली सीट पे आ गए और कृष्णा बलरू पीछे चले गए। राजेश राम तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है तो रहे। राइट। सर तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा चैलेंज भी फेंका, अशोक गहलोत ने भी उसकी बात की थी कि हमने तो अब अपना कर दिया है। सब ये सवाल उठाते थे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अब बीजेपी में हिम्मत हो तो वो दिखाए कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा। क्या बीजेपी ये हिम्मत करेगी कि खुलकर बोले कि चुनाव के बाद जीतने पर नीतीश कुमार हमारे सीएम चेहरा होंगे? देखिए विक्रांत जी, मैंने पहले ही शब्द में इस्तेमाल किया एक शब्द बाउंसर का। बाउंसर। बाउंसर जो होता है ना, तो बाउंसर जो होता है कनपट्टी फाड़ देता है। कनपट्टी फाड़ देता है। अगर बाउंसर निकल गया, आपने उसको मार दिया, तो शायद हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया शॉट लगा दें। लेकिन अगर बाउंसर पे आपको आज उन्होंने झुकने के लिए मजबूर कर दिया, तो ये आपने देखा होगा कि पूरी तरह से महागठबंधन का पूरा हमला इसी बात बात पे था कि लो भाई, हमने तो घोषित कर दिया, तुमने तो घोषित करके भी अघोषित कर दिया, तो अब तुम करो। अब तुम्हारे सामने चैलेंज है, अब आप करके दिखाओ। और ये पक्की बात है कि अब नहीं लगता है कि वो एनडीए वाले नीतीश जी को घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वहां भी ये जो महागठबंधन को ये लोग महाठगबंधन या ठगबंधन वगैरह कहते थे, मैं ये मानता हूं कि एनडीए में भी कोई रक्षा बंधन नहीं है। हाँ। बहुत तरह के खेल चल रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं, है कि नहीं। बीजेपी का अरमान था कि वहां पर एक मुख्यमंत्री बैठाया जाए विधायक दल के द्वारा। वो क्या कहते हैं, बिहार का नया चीफ मिनिस्टर जो हो वो बीजेपी से हो, ये उनका अरमान है। हाँ। लगता नहीं है कि अब ये अरमान पूरा होगा। अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट आ जाए तो हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, हाँ। इसमें हमारा बस तो नहीं चलेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में तेजस्वी यादव जो सिर्फ 12,000 वोट से और 7-8 सीटों से रह गए थे 2020 में, जब उनके पिता जेल में थे, हाँ। तब तो सिर्फ एमवाई कॉम्बिनेशन माना जाता था कि एमवाई का इनका वोट बैंक है। अब तो उससे बहुत आगे बढ़े। हाँ। तो वो एक बहुत फॉर्मिडेबल चैलेंज, बहुत बलशाली चैलेंज जो है उन्होंने एनडीए के सामने फेंक दिया। सर जी, ये तेजस्वी महागठबंधन के नेताओं ने। जी। सर तेजस्वी यादव आज जंगल राज के जी। मुद्दे पर भी बड़े फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो 20 साल है पिछले, उसमें कितनी हत्याएं हुई, हजारों, उसका आंकड़ा दिया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनके आवास के बाहर गोलियां चली, जिस तरीके से व्यापारियों का दिन दहाड़े मर्डर हुआ, उसकी बात उठाई और कहा कि ये जंगल राज है। तो क्या, और आज भी बीजेपी के नेता 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले की बात करते हैं, और बिहार तो उससे अब आगे बढ़ गया है। तो ये जिस तरीके से वो जंगल राज के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर अब खेल रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, तेजस्वी यादव का हम लोग देख रहे हैं 2020 से ही जी।
कि वो एक अपनी अलग छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। जो भी आज उन्होंने बात कही कि आप समझिए कि उनका ये कमिटमेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो 20 महीने बनाम 20 साल का वो एक नारा दे रहे हैं, तो ये उनका है कि उनको भी ये पता है कि हाँ, लॉलेसनेस जो है हुआ था। ये बात सच है कि हुआ था, जिसके बाद से ही ये जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किए जाने लगा, कुछ कोर्ट में भी बात हुई, सब हुआ। वो उनको पता है, और इसलिए वो 2020 से प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, हम अपनी छवि सुधारें। एक बात, इनके राज में पिछले 5 साल में ऐसा तो कोई नहीं हुआ कि आरजेडी वालों ने गुंडागर्दी की। तो ये तेजस्वी के हाथ में जब से कमान आया है, ये सुधार हुआ है, और वो लगातार सुधार करने का वायदा भी कर रहे हैं। अब जब वो जंगल राज की बात पे बोलते हैं कि 70,000 मर्डर हो गए नीतीश जी के काल में, तो ये एक तरीका है कि कोई उनके ऊपर हमला न करे। जैसे उन्होंने अब बताया कि जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके ठीक बगल में खेमका जी का घर था। टिमका जी का। ये सब उनके मुख्यमंत्री के निवास, अपना निवास आवास के बाहर गोली चलने आदि की बात की। तो ये एक तरीके से इनके ऊपर कोई अटैक आए, उससे पहले ही वो अटैक को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं, मैं ऐसा समझता हूं। अगर आज के डेट में, ये भी बात सच है कि अगर आज के डेट में आप ये कहेंगे कि गुंडा तत्वों को फलाने जगह से महागठबंधन से टिकट दिया गया है, तो कौन एनडीए का दामन साफ है? उनके यहाँ भी तो आधा दर्जन तो ऐसे गुंडा तत्व, माफिया तत्व को तो हम जानते हैं, जिनका नाम अभी हम आपको जुड़ा दें, जो बिल्कुल। जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। तो वो सब कट पिट गया है। बुनियादी रूप से जो बिहार का आप संघर्ष, बिहार का जो लड़ाई आ गया है, वो जातियों के गोलबंदी का है। ये एक बात तो हम समझेंगे कि जातियों की गोलबंदी, युवाओं का और महिलाओं का, इसी के बीच लड़ाई है। हो सकता है कि महिलाओं का वोट जो है नीतीश जी के नाम पर बहुत पड़ता, लेकिन है क्या नीतीश जी? नीतीश जी चेहरा है क्या? आप ये समझिए। और जातियों की गोलबंदी में महागठबंधन, और उसमें अगर एम वाई फैक्टर आदि आदि सबको मिला लें, तो आज के डेट में मुझे लगता है वो भारी पड़ रही है। सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार पिछले चुनाव में बहुत कम सीट पा पाए, शायद जेडीयू का सबसे लोएस्ट स्कोर रहा। तो उसमें बड़ा कारण बताया गया कि चिराग पासवान ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत सीटों पर नुकसान पहुंचाया। वो खुद को मोदी जी का हनुमान बताते रहे और नीतीश जी को नुकसान पहुंचाते रहे। अब 29 सीटें चिराग पासवान को एनडीए ने दी है। क्या नीतीश कुमार का वोटर या नीतीश कुमार वो चीज भूल सके होंगे सर? अगर उनके बारे में कहा जाता है कि अस्वस्थ हैं, भूल जाते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन कोई भी दिमागी रूप से भी जो अस्वस्थ आदमी रहता है, उसको कुछ चीजें जरूर याद रहती है, एकदम पक्की बात। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि, या कोई भी सोच रहा हो, मैं नीतीश जी के क्षेत्र से आता हूँ, जी। मेरा घर वहां से उनके गांव से 30-40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। हमारी भाषा ही वो बोलते हैं घर में, मैं जो भाषा बोलता हूँ, तो मैं समझता हूँ उनको। समझने के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि वो निश्चित रूप से नहीं भूले होंगे, निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जमीन पर क्या एनडीए में रक्षा बंधन है, हाँ। ये एक मेरे कहने का मतलब है। मुझे नहीं लगता कि वो भूले हैं। और जो 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने दी इस बार भी, पिछले बार तो 43 के लिए इस्तेमाल किया था नीतीश के लिए, लेकिन इस बार 29 दे करके जो है सामने खड़ा करने का प्रयास किया, तो वो कैसे नीतीश जी इसको बर्दाश्त करेंगे? हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी अगर होशो हवास में हैं तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊपर से दूसरी चीज कि भाई आप उनका नाम तो नेतृत्व में ही रखते, हाँ। चीफ मिनिस्टरशिप नहीं बोलते। बोलने के लिए होता है भाई हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, बस। इससे आगे आगे बोलने की जरूरत क्या थी कि भी विधायक दल चुनेगा? तो आप विधायक दल से चुनवाएंगे भी, और चिराग को 29 सीट देंगे भी, उनको 115 से 101 पर बड़े भाई से जुड़वा भाई भी बनाएंगे। तो हमको नहीं लगता है कि ये मैसेज उनके दिमाग में तो चला गया हो, भले वो अस्वस्थ हो।
सर एक चीज, क्योंकि आप बिहार, आपकी जन्मभूमि है, आप बिहारी जनमानस को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी को लीड बिहार में कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो गुजरात से आते हैं, विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र से आते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान साहब जो उड़ीसा से आते हैं। तो क्या बिहार के जनमानस को वो उस तरीके से समझ पाएंगे जिस तरीके का बिहार है? यही तो लाख टके का प्रश्न है। इसमें सबसे बढ़िया समझते हैं धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा। बाकियों के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ। अब धर्मेंद्र प्रधान भी तो बाहरी ही हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता है कि वो ये यहाँ पर जो है, और चूंकि इसका कारण है, उसका ये कारण है कि वहां भारतीय जनता पार्टी में भी कई धड़े हैं, और वो धड़े की वजह से कोई एक सर्वमान्य सुशील मोदी जैसा नेता ये लोग बना नहीं पाए। छह चार तो उप मुख्यमंत्री हो गए, दो हटा दिए गए, उनको टिकट शायद मिला है, दो हैं अभी। तो दो हैं, तो इन दोनों में, चारों में से देख लीजिए, कोई नेता नहीं है। नेता कौन है? तो कई ऐसे कई लोग हैं। रूडी भी है, सम्राट भी है, फिर आपका सब है, चार पांच सात नेता हैं। गिरिराज भी है, क्या कहते हैं, नित्यानंद राय हैं। हाँ। इनमें सबसे बढ़िया अगर कोई समझ सकता था तो ये दो आदमी है, हाँ। नित्यानंद राय और राजीव प्रताप रूडी। हाँ। है कि नहीं? लेकिन वो सामंजस्य की कमी से ये लोग अपना जो, ये जो बीजेपी का स्टाइल है पिछले 8-10 साल का, वही वाला स्टाइल और सब्सटेंस लेके बिहार आए हैं इस बार भी। सर आपके सूबे की एक बड़ी खूबसूरती लगती है कि वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता। गिरिराज सिंह सरीखे नेता कई बार कोशिश करते हैं, बयान देते हैं, नमक हराम टाइप बात करते हैं, और यात्रा भी पिछले दिनों वो निकाल रहे थे पिछले साल। तो इन सब, इसका मूल कारण क्या समझ में आता है सर? इसके मूल कारण में दो हैं। हाँ। एक तो ये है कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, हाँ। वो अभी तक बिहार में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अंदर तक पैसी हुई है। तो सामाजिक न्याय की जब बात होती है तो हम जातियों की भी बात करते हैं, कि अगड़े पिछड़े की बात करते हैं। बिहार तो ऐसे पिछड़ा है, लेकिन उसमें भी जो वहां का पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, उसकी हालत और दयनीय है। तो अगर आप इस प्रकार से सामाजिक न्याय की आप बात करोगे, तो फिर वो धार्मिक न्याय की बात भी आप कहां से ला पाओगे? आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंड मत करिए। जी। मैं ये कह रहा हूं, है कि नहीं, यहाँ तो वहां पर गली गली बटा हुआ है कि नहीं? तो ये एक मूल कारण है। और दूसरा ये कारण है कि जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं वो समाजवादी भी रहे। हाँ। और अभी भी लालू और नीतीश का जो होशो हवास जब तक रहेगा, हाँ। तो मैं तो इतना तक कहने के लिए तैयार हूं कि ये लोग दोनों मिलके, होशो हवास में मैं कह रहा हूं, हाँ। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या इवन कांग्रेस, हम्म। इन दोनों को वो लोग एक मुश्त अपने बलबूते राज नहीं करने देंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मूल दो कारण है। तीसरा एक और भी कह सकते हैं। हाँ। अगर किसी प्रदेश में 18-20% आपका पॉपुलेशन हो जाए किसी जाति का, हम्म। है कि नहीं, तो और वो भी बहुत सारे इलाकों में, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये लोगों ने तो बंगाल में देख लिया ना, हिंदू मुस्लिम करके हाँ। करके तो देख लिया, तो 82 पे टिक गए, और लोकसभा में थे और 8-10 पे चले गए। हम्म। तो इतना आसान नहीं है। अगर संख्या बल की बात ही अगर आप करते हैं, तो यहाँ बाकी जगह तो आप 80-20 कर लेंगे, लेकिन क्या 80-20 उत्तर प्रदेश वाला 80-20 आप बिहार में कर लेंगे क्या? हाँ। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो यूपी वाला टेम्पलेट है, हाँ। विमर्श है, वो पोजिशनिंग है, बटोगे कटोगे ये सब टाइप का, हाँ। वो बिहार, उससे बिहार अभी तक वहां वो चीज नहीं आ पाया। हो सकता है आ जाए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आएगा। हाँ। आज नहीं तो कल हो सकता है कि इस तरह के उन्माद फैलाने के बाद आ जाए। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन फिलहाल में जब तक लालू और नीतीश हैं, और अब तो राहुल गांधी भी वही भाषा बोल रहे हैं, तो ये बिहार में मुश्किल है। सर एक अंतिम सवाल जाते जाते, मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं और आपको जाना भी है। एक अंतिम सवाल मैं ये जानना चाहूंगा सर, आप
जब ये महागठबंधन में देरी हो रही थी, पहले आप शायद कह रहे थे, मैंने आपको सुना था कि महागठबंधन को एज है। उसके बाद जिस तरीके से देरी हो रही थी, आपका कहना था कि इसका नुकसान हो सकता है। आज जब ये बाउंसर फेंका गया है, तो आज क्या स्थिति देखते हैं बिहार के चुनाव को? वैसे तो ये इंटरेस्टिंग चुनाव रहेगा ही सर, देश दुनिया की नजर लगी हुई है, रोज बदल भी सकता है, लेकिन आज की स्थिति में क्या देखते हैं? देखिए, अगर सामान्य परिस्थितियां रही, हाँ, इवन प्लेइंग फील्ड रहा, हाँ, सब कुछ परंपरागत ढंग से चला, हाँ, तो ये एकदम जो है, आप कह सकते हैं कि महागठबंधन को थोड़ा एज मिल गया है। ये अब आप कह सकते हैं। बीच में मैं भी कह रहा था कि अगर आप इतना हो हल्ला करके आपस में टकराने के लिए अगर इतना हल्ला किए, तो फिर क्यों किए? वो ऐसे में तो दिक्कत होती है। दूसरी बात, देखिए, तेजस्वी तेजस्वी 2020 में सिर्फ 12,000 वोटों से रह गए थे। मैं बार बार कह रहा हूं। जी, और अभी तो इनके साथ सहनी भी जुट गए। कांग्रेस थोड़ा उभर गई है, पहले जैसी नहीं है। आदि आदि कई चीजें हुई हैं। नीतीश जी का स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होता है। तो बात तो पहले भी कहा जाता था कि नीतीश जी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी तेजस्वी। तेजस्वी यादव। ये एक, हाँ, तेजस्वी के बारे में कहा जाता था। और बिल्कुल चीजें साफ नहीं है। नीतीश जी बनाम अगर तेजस्वी आज होगा, तो मैं अभी भी कहूंगा कि नीतीश जी का कोई ऐसा सच कोई दुश्मन नहीं है भाई। हाँ, ये बात जान लीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूं, नीतीश जी के ऊपर आप न जातिवाद का आरोप लगा सकते हैं, न भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, बहुत तरह की प्लसेज है उनके पास। तो लेकिन है नीतीश, चेहरा तो नहीं है। तो फिर उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? मैं तो यहां तक कहने के लिए आपके चैनल पे कह रहा, जी, अगर अब एक जगह और बोल दिया, जी, अगर नीतीश को लगा कि भैया इनको किनारे लगा दिया गया है, किनारे कर दिया जाएगा, भले वो अस्वस्थ हो, वैसे अस्वस्थ हो, तो मैं बराबर कहता हूं कि सामाजिक न्याय की जो सारी शक्तियां हैं, वो एक ही है अंदर से। तो ऐसे में जब 2 बार पहले नीतीश और लालू हाल हाल में 10 साल में मिले हैं, तो फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भतीजे को के लिए वो तैयार हो जाए? हाँ, नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है हो सर, सकता है। हो सकता है। मैं हाँ, ये कह रहा हूं। मैं हाँ, ये कह रहा हूं। तो वही रह जाएगा। फिर तो वही रह जाएगा। फिर लालू और नीतीश के वंशज या वंशावली में ही वो लोग अपना आगे ले जाएंगे। फिर हाँ। दोनों बड़ी पार्टियां जो है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो साफ है सर, लगता है कि बिहार चुनाव का जो रोमांच है वो नतीजों के बाद भी बना रह सकता है। बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल हाँ, बना रहेगा, निश्चित रूप से बना रहेगा। निश्चित रूप से बना रहेगा। अब महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट आ गया तो आप नहीं कुछ कर सकते। वो हमारे आपके बस में नहीं है ना, हम हाँ, कर कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो चल रहा है, जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, उसमें एकदम कांटे का संघर्ष हो गया है, विथ विथ एज टू है। महागठबंधन। जी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतने व्यस्त समय में अपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।